अगर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को मात देनी है, हमारे साथ एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गीताली भगवती जी हमारे साथ हैं और साथ ही डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, ओमिक्रॉन की तीसरी लहर क्या माना जाए कि इससे लगातार खतरा तीसरी लहर का बढ़ सकता है? डॉक्टर चंद्रकांत जी, ये सवाल मेरा आपसे। सबसे पहली बात हमें याद रखनी होगी कि अभी हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अधिक नहीं जानते हैं। जो हम जानते हैं कि इसमें काफी सारे म्यूटेशंस हैं। दूसरी कुछ खबरें आ रही हैं कि लोगों में फैलता है, लेकिन बीमारी मुख्य रूप से माइल्ड बीमारी होती है, कम लक्षण वाली बीमारी होती है, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। अब चूंकि यह फैलता है अधिक, तो संभावना है कि संक्रमण हो सके, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो अलग अलग परिस्थिति में निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर भारत जैसे देश में जहां पर पहले से ही हाई सीरो पॉजिटिविटी है, उसके अलावा 82% आबादी को एटलीस्ट 1 वैक्सीन शॉट मिल चुका है, तो उस आबादी में मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से कोई एक नई लहर आ सकती है। हाँ, लेकिन संक्रमण इसका अधिक है, तो हो सकता है कुछ केसेज मिल जाएं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात याद रखने की वह है कि चाहे ओमिक्रॉन हो, डेल्टा वेरिएंट हो या कोई भी वेरिएंट हो, इसकी वजह से केसेज बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे हम सब लोगों के हाथ में है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें तो भले ही वो अधिक संक्रामक निकले अंत में, लेकिन उसकी वजह से केसेज बढ़ने की संभावना नहीं है। तो टीकाकरण कराएं, उससे गंभीर बीमारी रुकेगी। और अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, खासतौर से भीड़ भरी जगह में न जाएं, तो उससे संक्रमण रुकेगा। तो फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर लगता है कि भारत के लिए इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ देश जहां पर वैक्सीनेशन कम है वहां पर तेजी से फैल सकता है और उनको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन सावधानी सभी को बरतनी है। जी डॉक्टर गीताली, सावधानी बरतनी है लगातार, ये आप भी बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और हम भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर गीताली, ओमिक्रॉन डेल्टा से कितना अलग होगा? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो कह रही हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 से 7 गुना ज्यादा बहुत तेजी से संक्रमित करेगा लोगों को। कितना अलग होगा डेल्टा से? देखिए, पहला चीज है, जैसे इन्फ्लुएंजा में भी, इन्फ्लुएंजा का भी जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज क्वाइट हाई। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिशन होने से सिवियरिटी बढ़ेगा, है ना। तो ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकता है इसमें भी उतना ही रहे जितना डेल्टा का हो, लेकिन ये है कि हमारा मेन वो होता है कि सिवियरिटी कितना है। अगर सिवियर नहीं है, घर में ही आप जिस तरह से आप वायरल बीमारी जैसे नॉर्मल वायरल फ्लू हो गया तो आप क्या करते हो, तो नॉर्मली जैसे करते हैं, अगर वैसे टला जा सकता है तो वेल एंड गुड। तो हमारा मेन मकसद है फर्स्ट इज वैक्सीनेशन। जिस रेट पे जिस हार से इंडिया में वैक्सीनेशन हुआ है दैट इज वेरी अप्रिशिएबल एक्चुअली। तो वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। सेकेंडली, हमें जरूर, मैं ये नहीं कह रही कि हमें अलर्ट नहीं होना है, हमें 100% अलर्ट रहना है। ओके, तो क्योंकि ये कोई भी डिजीज हो, ये एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि ओमिक्रॉन जैसे सिर्फ कोविड पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना इन्फेक्शस होगा या कितना मोर्टेलिटी होगा। ये डिपेंड करता है आपका रेस कौन सा रेस के है, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। हालांकि कोविड में ऐसा है नहीं, लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स, कोमोर्बिडिटी पे डिपेंड करता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच प्रेडिक्ट्स द मोर्टेलिटी रेट। तो हमें उस हिसाब से देखा जाए तो इसीलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि थर्ड वेव अगर आता भी है, जैसे सेकेंड वेव में कितना प्रॉब्लम हुआ था ये सबको पता है। जैसे हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो हमें अलर्ट भी रहना है और हमें पूरा तैयारी करके रखना है। अगर बाय चांस अगर हमारे इंडिया में मान लीजिए ये सीवियर हो गया, तो हमें उस हिसाब से इसको हैंडल करना आना होगा। तो यही है मेरे तरफ से। यही ठीक है। डॉक्टर चंद्रकांत जी, आप कैसे देख रहे हैं? सर, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर हम इसको डेल्टा से जोड़कर देखते हैं तो ये कितना उससे अलग होगा और कितनी तैयारी इसके लिए और ज्यादा करनी होगी सरकार को? तो फिलहाल डेल्टा के साथ इसका हेड टू हेड कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि डेल्टा अब तक का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट था। जो अल्फा वेरिएंट था उससे करीब 50 से 70% अधिक फैलता था। जब साउथ अफ्रीका में कुछ केसेस आए थे तो उन्होंने देखा कि डेल्टा वेरिएंट को
बाकी सारे वेरिएंट को रिप्लेस करने में, अर्थात 90% तक पहुंचने में करीब 70 से 80 दिन लगे थे। लेकिन शुरुआत के जो रुझान और शुरुआत के जो एविडेंस आए हैं ओमिक्रॉन के बारे में, उनसे पता चला कि ओमिक्रॉन 10 दिन के अंदर 90% वेरिएंट बन चुका था। तो उससे कुछ अंदेशा है कि यह अधिक संक्रामक है। लेकिन साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि वो जो केसेज की संख्या थी जिनके आधार पर निर्णय लिया था, वो कुछ चुने हुए केसेज थे, कम संख्या में, करीब 100 के करीब जीनोमिक सीक्वेंसिंग थी। समय के साथ इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। साउथ अफ्रीका में जो नतीजे और या जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो रही है वो बाकी देशों की तुलना में डिफरेंट है। बाकी देशों में यहाँ पर नए केसेज मिले हैं, लेकिन उनके माध्यम से उनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को जब ट्रेस किया गया तो उनमें से अधिकतर नेगेटिव निकले। तो वो इस बात की तरफ भी अंदेशा देते हैं कि हो सकता है उतना संक्रामक नहीं हो। तो हेड टू हेड कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो 2-3 चीजें हमें याद रखनी होंगी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सोची जा रही हैं, क्योंकि उसमें कुछ उस तरह के म्यूटेशन है। वो है कि क्या यह इम्यून एस्केप करेगा, फिलहाल हम नहीं जानते। क्या यह गंभीर बीमारी कर सकता है, शुरुआती जो एविडेंस आ रहा है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन माइल्ड इलनेस करता है। फिर क्या इसके खिलाफ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो असरकारक रहेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूजुअली गंभीर बीमारी के लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल उतने गंभीर बीमारी के मरीज मिले नहीं है, तो हम नहीं जानते कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कितना काम करेंगे। तो संक्षेप में बात यह है कि तुलना संभव नहीं है, लेकिन जो हमें और इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है 3 से 4 सप्ताह के बाद हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, तब तक सावधानियां बरतते रहना है। डॉक्टर गीताली जी, ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके म्यूटेशन भी 45 से 52 के बीच में है, और इसीलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ, दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। इस पर हम जोर बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर इसका संक्रमण ज्यादा है तो क्या खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है? ये ही मैं बोल रही थी कि सीवियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब तक बहुत ज्यादा सीवियर केसेस आए नहीं हैं। जैसे हमारे कर्नाटका में भी जो केसेस मिले हैं वैसा सीवियर वाला नहीं है, माइल्ड केसेस है। तो अगर माइल्ड केसेस है तो आप जैसे वायरल बीमारी वो करते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द गुड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन होने से ये जो आपका ट्रांसमिसिबिलिटी है उसमें ब्रेक लग जाता है, तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो है। सेकंड है कि मैं इसके साथ साथ यही बोलना चाहूंगी कि देखिए पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। पैनिक होके क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट डे ही एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं काफी एरियाज में। जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड वेव के बाद हमारा काफी तजुर्बा हुआ है इस मामले में कि हमें जैसे कुछ इन्फेक्शंस जो है, जो फंगल इन्फेक्शंस है, जैसे आप लोगों ने भी, आपको भी पता होगा कि म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस कितने बढ़ गए थे सेकेंड वेव के बाद। तो इसीलिए हमें इस बार जो जैसे भी चलना है, पहले तो हमने क्या किया था, जैसे कोई भी हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लेमैन हो, अदर पीपल हो, तो सब लोगों ने मतलब क्या हिंदी में जो बोलते हैं अंधेरे में तीर मारना, तो वो चीज था। तो किसी को इतना आइडिया नहीं था, लेकिन हमें हमने दो लहर को झेला है, तो हमारा अनुभव भी हमारे साथ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर चंद्रकांत जी, नए वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे बचना कैसे है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो कोविड-19 या SARS-CoV-2 के चाहे नया वेरिएंट हो या पुराना वेरिएंट हो, अच्छी बात यह है कि पिछले 21 महीनों में हमें पेंडेमिक की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो बचाव चाहे सारे वेरिएंट्स के लिए समान है। फेस मास्क, खासतौर से वेल फिटेड फेस मास्क, नाक और मुंह को ढक के रखना है, सिर्फ उसको चिन या उसके ठोड़ी के पास नहीं लगाना है। तो फेस मास्क पहली चीज। दूसरा चीज है, दूसरी बात है कि जहां पर भी क्राउड होता है या पब्लिक प्लेसेज हैं, वहां पर वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना है। अगर आप लोगों से मिल रहे हैं तो खुले में स्थान में मिलिए। वेंटिलेशन, अगर क्लोज शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट है, वहां पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। तीसरी बात है कि हमें हैंड वॉशिंग करते रहना है। तो ये तो व्यक्तिगत स्तर पर बचाव के उपाय हो गए। फिर बात आती है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन इस बात को इंश्योर करेगा कि आपको, अगर हमें बाद में पता चलता है कि ओमिक्रॉन में कोई गंभीर बीमारी करने की संभावना है, तो हमें उस तरह की बीमारियों से बचाएगा। तो वैक्सीनेशन एंड 3 थिंग्स ऑफ फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग, वही करते रहना है और उसी से हमारा बचाव होगा।